नमस्कार मेरे भाइयों, अगर तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में से पढ़ रहे हो तो मैंने कोशिश की है कि मोस्ट प्रिसाइज मैनर में इस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाले जा सकते हैं। बिकॉज ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा टाइम और अटेंशन दोनों मांगता है। तो जिस टाइम फ्रेम में तुम देख रहे हो ना, मेक श्योर तुम इस टाइम फ्रेम में कोई और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक माइंडसेट देके जाऊंगा जब ये चैप्टर तुम्हारा ओवर होगा एंड तुम्हें ये फील आएगा कि इस वीडियो से और जो ये पीडीएफ तुम्हें मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली आराम से आसानी से वैसे भी फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिंदी अनुवाद करूं अगर मैं, फाइनेंस को मतलब मेरे को मेरे पैसे को मैनेज करना है। नाउ जब यहां पे टर्म फाइनेंस यूज हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक चीज अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रही है तो मैं कर देता हूं। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, जिससे ये फाइनेंशियल टर्म डिराइव हुआ है, फाइनेंसेस का मतलब होता है लमसम मनी, अच्छा खासा इकट्ठा मनी। करोड़ों में बात चल रही है यहां पे कंपनीज की। जब हम बात करें, मैं चिल्लरों में बात नहीं कर रहा, मतलब मैं इसलिए लेके बैठा था कि मैं तुम्हें बताऊं। लाइक तुम लोगों को क्लियर करने के लिए कभी कभार मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चिल्लर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बड़े वाले महात्मा गांधी। लाइक इससे भी बड़े वाले, बट मेरे पास नोट नहीं है। तुम समझ रहे हो, कॉमर्स बाबा का बजट लो है क्योंकि हमें कोई फाइनेंस करने वाला नहीं है। हमें एक बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस है। बूट स्ट्रैप्ड मतलब खुद का पैसा लगा के चलाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन, प्लीज स्पॉन्सर समवन। इसी कारण से हमारा क्योंकि बजट लो है तो हम जो बताते हैं एग्जांपल्स हमें वैसे ही बताने पड़ते हैं। लाइक 500 से ऊपर का बजट नहीं भाई तुम्हारा। तो देखो यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बोला वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटर मनी, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ बिगर पिक्चर, जहां फंड्स की बहुत अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, जहां बिजनेस को बहुत सारा पैसा इकट्ठा चाहिए हुए है। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हम इकट्ठे पैसे को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। एंड इसीलिए जब मीनिंग पढ़ना चालू करते हो तो वर्ड बाय वर्ड तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट एक्विजिशन कहता है विद मिनिमम वेस्टेज, कम से कम खर्चा करना पड़े। हमारी कॉस्टिंग, जो फंड्स उठाने की, जो फाइनेंस उठाने की कॉस्टिंग होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। उस हिसाब से हम एक्वायर करें। एक्विजिशन मतलब पैसा अपने बिजनेस के अंदर लेके आए एंड फंड्स को अलोकेट करें। क्या काम करना है, क्या डे टू डे वर्क चलाना है, क्या लॉन्ग टर्म में बड़ी मशीन्स खरीदनी है, एसेट्स परचेज करने हैं, या ये फंड लॉन्ग टर्म में अवेलेबल रहना चाहिए मे बी ग्रोथ और अदर पर्पसेस के लिए। ये सब कौन डिफाइन करता है, जो इसके आगे ये टर्म लगता है, मैनेजमेंट। सो मिनिमम कॉस्टिंग के साथ मार्केट से फंड्स उठाओ और उनको एलोकेट कर दो फॉर वेरियस यूजेस। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। अब पता है सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आखिर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करूं। लाइक आखिर रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लाइक मुझे कहां सोचने पे मजबूर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या ऐसे कौन से एरियाज हैं बिजनेस के जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना इन्फ्लुएंस पड़ता है, जहां मुझे देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या इंपैक्ट आया है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। ये तुम घर घर में देख सकते हो, बिलीव मी, तुम घर घर में देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, लेट मी एक्सप्लेन। किसी घर में तुम जाओगे, यू विल फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कार दे कैन अफोर्ड। बहुत एक्सपेंसिव कार है बट उनका घर बहुत एवरेज देखने में। किसी का घर बहुत बड़ा बना हुआ है लेकिन घर के बाहर एक छोटी सी कार है या सिर्फ बाइक खड़ी हुई है। दीज आर द एरियाज जहां तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस देख सकते हो कि कौन किस चीज को क्या प्रायोरिटी देता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। लाइक अगर मैं तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए दूं, वेदर यू विल बाय एन आईफोन और यू विल बाय अ 2 व्हीलर, अ बाइक, क्या तुम परचेज करोगे। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। सो यहां पे मैंने बोला एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यू कैन कॉल इट एज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट मी एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच सेज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बोला था ना मैंने कि आखिर तुम्हारे बिजनेस में कितने फिक्स्ड एसेट्स होंगे और उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा। जैसे कितनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी, कितनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी, और क्या साइज की होंगी। अब वो साइज का मतलब वो नहीं हो जाता, साइज का मतलब हो जाता है एरिया ऑफ ऑपरेशन तुम्हारा कितना बड़ा होगा, कितने बड़े एरिया में वो होंगी। दैट इज द साइज। दैट मींस किस लेवल पे जाके तुम प्रोडक्शन कर रहे हो। साइज का मतलब ये भी होता है कि एक कंपनी जो है वो वही सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मे बी शायद 30-40 करोड़ के अंदर प्रोडक्शन कर लेती है, बट दूसरे का साइज वे बिगर है। दे आर स्पेंडिंग लाइक 100-150 करोड़ फॉर द सेम थिंग प्रोडक्शन के लिए। जैसे बालाजी चिप्स का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि उन्होंने रिसेंटली अभी अच्छा खासा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड देयर
बिजनेस, दे वांट टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो अपना बिजनेस का साइज बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक मशीन्स लगा दी हैं ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। तो दिस इज द रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि आपके बिजनेस का साइज कितना होगा, आप कितना खुद को एक्सपैंड करोगे, एंड आपके पास क्या कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगी, आप कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में झोंकोगे। तो पहली चीज तो ये हो गया, बाकी नोट्स तुम्हारे पास है, मेरे को तो तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस देना है, मेरे को तुम्हारा माइंडसेट बनाना है, ठीक है। माफी चाहूंगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अब देखो यार, इसके अंदर क्या हुआ, यहां पे बोला भी हुआ है, अगर तुम लोग पढ़ो इधर पे, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, बिल्स, रिसीवेबल, इन्वेंटरीज आल्सो डिपेंड ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एटसेट्रा। एक बिजनेस ऐसा है जो बोलता है कि मैं खरीदूंगा प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल वगैरह जो है, आई विल परचेज इट ऑन क्रेडिट एंड आई विल सेल माय प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास अभी लिक्विडिटी की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बैक एंड से रॉ मटेरियल उधारी पे मिल रहा है। एंड दैट इज हाउ जनरली बिजनेस वर्क्स। कोई भी बिजनेस जो है ना, वो रॉ मटेरियल कभी भी कैश में नहीं उठाता। लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद कैश इज use it in the purchase of raw material. Like, why the hell you will use your cash as purchasing for raw material? That is the worst job as a financial manager you can do. तुम्हारा पैसा गोल्ड है, सोना है, उसे इन्वेस्ट करो मार्केट में, उसे कमाने में लगाओ और उधारी पे काम चलाओ। लाइक स्टार्ट लिविंग ऑन क्रेडिट। मैं आगे भी यही एडवाइस देता हूं। लाइक तुम्हारे पास अगर डेबिट कार्ड है तो तुम्हारे घर में वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तुम्हारे घर में होना चाहिए क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि तुम्हारा खुद का जो पैसा है वो लगा होना चाहिए मार्केट में टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मनी। तो तुम्हें कैसे लाइफ जीनी चाहिए? ऑन क्रेडिट कार्ड्स, सो दैट तुम्हारे पास हिसाब रहे, तुम ज्यादा कभी पैसा खर्च ना करो, बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक। तुम्हें पता होना चाहिए वो चीज। एंड एग्जैक्टली मैं यहां पे यही बता रहा हूं, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स डिपेंड करता है कि तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो तुम्हारे करंट एसेट्स हमेशा ज्यादा मेंटेन होंगे। कॉम्पोजिशन में तुम्हारे बिल्स, रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, डेटर्स, ये सारे ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली, बिकॉज तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे चल रहे होंगे। क्यों चल रहे होंगे? बिकॉज यू नो कि तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं और सारे ट्रांजैक्शंस तुम्हें क्रेडिट पे चलाने हैं, क्योंकि तुम्हारा बैक एंड से पूरा रॉ मटेरियल भी क्रेडिट पे आ रहा है, तुम सेल भी क्रेडिट पे कर रहे हो। जब वहां से पैसा रियलाइज होता है तो तुम रॉ मटेरियल वाले को दे देते हो एंड द चेन गोज ऑन। दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि आखिर आप कैसे ब्रेकअप कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म फंड्स का, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। नाउ तुम ये कभी नहीं समझोगे अगर तुम सिर्फ बुक से रीड कर रहे हो। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स कहता है, से फॉर एन एग्जांपल, तुम फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, मे बी मोबाइल फोन हो सकता है, मे बी तुम्हारी ड्रीम बाइक हो सकती है, मे बी तुम ट्रेवल करने में बहुत एंजॉय करते हो, तुम अपने लिए पैसा जमा कर रहे हो। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। एक तो तुम अपनी गुल्लक बना के उसमें पैसा जमा कर सकते हो, पिगी बैंक जिसे तुम कहते हो अंग्रेज लोग मेरे, या फिर दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम बैंक में रख सकते हो, बिकॉज यू आर एजुकेटेड इनफ। तुमने बैंक में पैसा रखा है, तुमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के रखा हुआ है, तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। नाउ यू हैव सो मेनी वेज फॉर द लॉन्ग टर्म। तुमने ब्रेकअप करा है अपने पैसे का, कुछ पैसा गुल्लक में है, कुछ पैसा बैंक में है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में है, कुछ पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स को अपने बिजनेस के अंदर बुला रहे हैं तो देयर आर मोर देन वन वेज जिसके थ्रू हम बिजनेस में पैसा लेके आ सकते हैं। या तो हम खुद का पैसा लगा सकते हैं या मार्केट से हम बोरोइंग कर सकते हैं। वही तो यहां पे बोला, फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटीज। कोई भी तरीका अपना लो, जैसे तुम अपना पैसा अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में, मैंने अभी बताया, वैसे ही कंपनीज के पास ऑप्शन रहता है कि कंपनीज अलग अलग तरीके से पैसा मंगवा सकती है इन द सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग्स। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है जितने भी आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उनको भी मैनेज करना। नाउ अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें यह पता होगा जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो तुम्हें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं बहुत सारे खर्चे। अब उन खर्चों के अंदर डेप्रिसिएशन आता है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है। अगर तुम ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा। अगर तुमने बोरोइंग्स करके रखी हुई है, लोन लेके रखे हुए हैं, तो उस पे लगता है इंटरेस्ट, जो कि अगेन P&L के अंदर माइनस होता है एज एन एक्सपेंस। यहां पे भी वही बोला गया कि जो आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के कारण इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कैसे तुम पूछोगे? एग्जैक्टली मेरे को वही तो आंसर देना है, बिकॉज यू हैव टेकन द डिसीजन कि तुम्हारे पास एसेट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स होना चाहिए, तुम्हारे पास लोन होना चाहिए एज अ कंपनी। तुमने खुद से सोच समझ के विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन
फाइनेंसिंग डिसीजन के तहत तुमने डिसीजन लिया है कि तुम्हें लोन लेना है। अब जब तुम लोन लोगे, जब तुम बहुत सारे एसेट्स रखोगे, तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड उससे ये डिसाइड होगा कि जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हैं वो कितने लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिकॉज दिस इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। खत्म। बात मैं पता है उनसे करूंगा जिनको अंग्रेजी लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिनको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है, एंड उनको एक ऐसा शब्द चाहिए जिससे वो पूरा चैप्टर पकड़ लें। बेटा मैं एग्जैक्टली वही एग्जैक्ट टर्म देने तुम्हें आया हूं कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी आंसर लिखना है तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है, द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैक्सिमाइजिंग ऑफ द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ तुम मुझसे पूछोगे मतलब तो बताओ, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? वेरी क्लियर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सुनो मेरी बात, अगर मैं एक ओनर हूं जो कि अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे मेरे बिजनेस से करोड़पति होना है। मैं कॉमर्स बाबा क्यों चला रहा हूं? बिकॉज मुझे भी अपना ड्रीम जीना है कि समवेयर डाउन द लाइन मैं कभी लाइफ में एक फेरारी अफोर्ड कर पाऊंगा। दैट इज माय होल सोल ऑब्जेक्टिव। मेरा उद्देश्य है कि मेरे को वेल्दी होना है। ठीक है, ऐसे ही हर एक इंसान का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक इंसान का एक विजन होता है। तो एक बिजनेस जब भी रन होता है तो उसके पीछे उसके ओनर का ड्रीम होता है, और अगर बिजनेस ग्रो नहीं होगा तो ओनर कभी वेल्दी नहीं होगा। यानी पूरे बिजनेस का होल सोल गोल क्या है? जो भी उसमें पैसा लगा रहा है उसकी वेल्थ का मतलब होता है उसकी पूरी संपत्ति को मैक्सिमाइजेशन मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति ग्रो होना चाहिए, उसकी वेल्थ ग्रो होना चाहिए। दैट इज द होल सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। सो व्हेन इट कम्स टू द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका साफ कहना है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी ओनर है बिजनेस के, उनकी वेल्थ में, उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी आनी चाहिए। और वो कौन टेकन केयर करेगा, वो कौन ख्याल रखेगा? द फाइनेंशियल मैनेजर्स, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो ओनर ने पूरा पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है उसका मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। That is again what maximizing the wealth of equity shareholders is. Financial management makes sure कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा टू मैक्सिमाइज द वेल्थ वो 100% अचीव हो ना। वो कैसे हो सकता है? यहां पे वो सारे ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। पहली चीज तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या फायदा होगा? ये मत बोलना कि ओनर की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा, नहीं। दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल फैसिलिटेट ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। दिस विल रिफ्लेक्ट कि ये बिजनेस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, शो कर रहा है कि ये अपवर्ड सिग्नल है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज आके इसमें इन्वेस्ट करें, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। देन आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यहां पे घोड़ा कपड़ा मकान नहीं बोल रहे हैं, यहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला। यहां पर जितनी भी फंडिंग उठाई है, ये नहीं कि तुमने लोन उठा लिया ना, तुम्हारे पास तो पैसा आ गया, लोगों ने भरोसा करके पैसा दे दिया तो यूज करो जैसे तुम्हें करना है, नहीं। आपको उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एसेट खरीद लिया करोड़ों का, लेकिन उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगेन नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। सो एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू फाइनेंस और द एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंस, मे बी इट इज करंट एसेट, मे बी इट इज फिक्स्ड एसेट, कुछ भी हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। चाहे तुम डेट उठा रहे हो मार्केट से, चाहे इक्विटी उठा रहे हो, सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्लीज घोड़ा कपड़ा मकान मत लिख के आना, वहां पे ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज वाले वो नहीं है। यहां पे बात चल रही है पैसे की, उससे आने वाले एसेट्स की। फिर आते हैं मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपको वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ानी है, मैक्सिमाइज करनी है, आपको यह श्योर करना पड़ेगा कि बिजनेस में हमेशा कैश रेडिली अवेलेबल है। आई एम नॉट सेइंग इन हैंड, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि कैश इन हैंड की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी पैसा लिक्विडेट कराया जा सके। गलती से भी वो मत समझ लेना कि बिजनेस में गड्डियां रखी रहती हैं, कैश रखा रहता है, नहीं। कोई बिजनेस इतना बेवकूफ नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। नो बिजनेस इज फूल इनफ कि वो उठा के गड्डियां रखेगा, नहीं। बिजनेस का पूरा कैश इन्वेस्टेड रहता है मार्केट में। लाइक तुम जाके देखो, कोई भी बिजनेस ये नहीं बोलेगा कि हम कैश इन हैंड मेंटेन करते हैं। वो पूरा का पूरा पैसा मार्केट में लगा के रखते हैं, जिसको तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ा होगा। वो क्यों होता है, वो क्यों रखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज? क्योंकि अगर कंपनी को कभी भी जरूरत पड़े तो दैट इज नेक्स्ट टू कैश, हाईली लिक्विड, आप उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर लो। ये चालाकी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो जिसने मेरे से वो चैप्टर पढ़ा है कैश फ्लो का, जिसने मेरे से चैप्टर ये पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब ये पैसा कंपनी कभी भी हाथ में नहीं रखती है, होते हुए भी नहीं होता इनके पास, ये मार्केट में लगा के रखती है, लेकिन जिस दिन रिक्वायरमेंट पड़ती है लिक्विडेट करा लेती है। लिक्विडेट का मतलब क्या हुआ? कन्वर्टिंग इनटू कैश।
मार्केट से पैसा निकाल लिया, यूज कर लिया जो भी पर्पस है उसके अंदर। एंड फाइनली मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, इज्जत बना के रखो। अगर तुम्हें वाकई में शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो तुम्हारी बीइंग अ कंपनी मार्केट गुडविल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब जिनसे भी तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो उनसे कभी पंगा मत लो, बोलते हैं ना उस हाथ को नहीं काटना चाहिए जो हमें खिलाता है खाना। तो यहां पे भी वही चीज ध्यान रखनी है कि क्रेडिटर्स आर द वन जिनसे तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो हमेशा उनके साथ एक प्रॉपर जो कमिटमेंट तुमने फोकस किया है कि भैया मेरे को उनका पैसा टाइम से देना है, वो हमेशा करो। उनसे हमेशा वो फाइनेंशियल कमिटमेंट मीट करो। व्हाट डज फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन? जो उधारी पे खरीदा उसका वक्त से पैसा चुका दो। क्रेडिटर कौन? जिससे उधार पे खरीदा, तो जब उधार पे खरीदा वक्त आए तो उनका पैसा टाइम से चुका दो, 2 दिन पहले चुका दो, लेट मत करो। अगर वो करोगे मार्केट में हमेशा तुम्हारे बारे में अप्रिशिएटिंग टर्म्स बोले जाएंगे, अच्छी बातें बोली जाएंगी, और कोई भी तुम्हें तुरंत लोन देने को, तुरंत उधारी पे रॉ मटेरियल देने को तैयार खड़ा रहेगा। एंड ऐसे तुम हमेशा ग्रो हो सकते हो, बिकॉज एज एंड वेन एवर यू वांट टू इंक्रीज और मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन तुम तुरंत कर पाओगे, क्योंकि लोग रॉ मटेरियल देने को तैयार है, मार्केट गुडविल अच्छी है, सेल्स मैक्सिमाइज होगी क्योंकि मार्केट गुडविल अच्छी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर ले मुन्ना मेरे, तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं उसमें सबसे पहला आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको तुम एक और नाम से जानते हो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तुम मुझसे पूछोगे ये कैपिटल बजट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता क्या है? तो देखो मेरे भाइयों, इन्वेस्टमेंट 2 तरह के एसेट्स में किया जा सकता है, और यहीं पे भाई तुम्हें परम ज्ञान देना चाहता है। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन 2 एसेट्स। एक हो गया तुम्हारा करंट एसेट्स, दूसरा हो गया तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स जिनको तुम नाम देते हो। दोनों में इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये आता है किसको लेकर? मैं लिख देता हूं यहां पे, फिक्स्ड एसेट्स को लेकर। तो जब भी तुम कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ोगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कौन से फिक्स्ड एसेट्स? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और मे बी कोई और लेटेस्ट मशीन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन, जो भी तुम कर रहे हो, रोबोटिक्स वगैरह, वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। बट हाँ, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बेसिक डेफिनेशन है वो भी सुन लो। सिलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म कौन से हो गए? फिक्स्ड एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से हो गए? करंट एसेट्स, इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जाके भी मैंने तुम्हें समझा दिया, बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी समझाया। हां, तुम जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिखोगे तो तुम्हें दोनों चीजें मेंशन करनी है। हां, इधर देखो, इधर मैं क्या कह रहा हूं। जब भी तुम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिखोगे या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखोगे, तुम्हें दोनों चीजें लिखनी है कि भैया यहां पे फंड्स जो हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं। तुम्हें चाहिए ना परम ज्ञान चाहिए, जिससे तुम्हें मार्क्स मिले, दूसरों से ज्यादा टॉपर बनना है ना, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट को क्या बोलोगे तुम? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट्स में जब हम फोकस कर लेते हैं तो उसको फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर कैटेगराइज कर लिया जाता है। मतलब फाइनल आंसर इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन ओनली, दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स ओनली। लेकिन आपको शुरुआत में एड्रेस करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन बोथ। लेकिन जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया तो वो फाइनली क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे चुका हूं कि ये पूरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेस्ड है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो हम पूरे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजंस में शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं करता, लिटरली बात नहीं करता। सो वॉट एवर वी विल टॉक अबाउट इज लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। पहला आता है, अगर मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहा हूं तो उसका इंपॉर्टेंस स्कोप क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस है। कोई भी बिजनेस अगर एसेट्स खरीदता है तो वो भी जानता है कि वो कल बेच नहीं सकता। एक बिजनेस जिसका मे बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10-12 करोड़ के आसपास है, अगर वो 2-3 करोड़ की मशीन ही खरीद रहा है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो शायद 10 साल में भी दूसरी मशीन खरीद पाए। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल गई तो बात अलग है, लेकिन एक एवरेज बिजनेस साइकिल में वो दूसरी मशीन 5 से 10 साल में नहीं खरीदना चाहेगा, इवन अगर उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली क्यों ना हो जाए, बिकॉज दैट विल बी द वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन यू विल एवर टेक until unless the growth is like अनइमेजिनेबल, वो बात अलग हो जाती है। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर ये देखा जाता है कि आप जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हो तो आपको उससे रिटर्न्स चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। जो भी इन्वेस्ट किया है पैसा उसके रिटर्न्स निकल के आने चाहिए एंड उससे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न्स इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज। ये ग्रोथ लेके आते हैं, ये बिजनेस को डेवलप करते हैं, आगे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होल्ड देते हैं मार्केट के अंदर, एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपने फिक्स्ड एसेट्स के प्रॉपर डिसीजन लिए हो।
You know, I have seen so many companies failing just because of one reason, that they have not invested enough into their technologies or maybe into their products, और वहां पे उनका फेलियर चालू हो जाता है। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो रेनॉ के साथ एक किसी का टाई अप था, किसी का कौन सी थी जिसकी वो छोटी छोटी गाड़ियां आती थी, आई डोंट नो, रेनॉ का कोई सब ब्रांड था, वो इंडिया से जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ बैड फाइनेंशियल डिसीजंस और बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप ध्यान रखो कि जो भी आपका फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट है वो वर्थवाइल हो और आप एक कंटिन्यूटी में चीजें करो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एसेट्स खरीदे, कल आपने मार्केट किया, देखा, बेचा और आपके प्रोडक्ट्स फेल हो गए। तो पहले रिसर्च करो, उसके बाद इसमें पैसा डालो। नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखने लायक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं, यू आर इन्वेस्टिंग हेल लॉट ऑफ मनी, तो तुम उसे निकाल नहीं सकते कि अगले दिन तुम डिसीजन चेंज कर लो। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर टेकन आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स इन प्लानिंग। बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, वरना तुम बोलो कि कल तुमने कार खरीद के लेके आए, आज पापा को बोल रहे हो पापा वी शुड चेंज द कार, वी शुड बाय अ डिफरेंट कार, पापा जूते मारेंगे तुम्हें। नाउ ये भी समझना जरूरी है, ऑब्वियसली एक फेयर अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि तुम पूरा का पूरा डिसीजन बेस्ड ऑन योर मार्केट रिसर्च, बेस्ड ऑन द पीपल दोज हु हैव डन द मार्केट रिसर्च, उनके बेसिस पे ले रहे हो। नाउ दे कैन बी एब्सोल्युटली राइट, हो सकता है 10 फोल्ड 20 फोल्ड रिजल्ट आए तुम्हारा, 20 गुना 10 गुना 20 गुना तुम्हारा रिजल्ट आए, या फिर हो सकता है कि नेगेटिव चला जाए और तुम लॉसेस में चले जाओ। तो रिस्क तो इन्वॉल्व है, रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन। पहली चीज तो यह है कि रिटर्न्स लॉन्ग रन में आते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट करना पड़ेगा, पैसा अपफ्रंट लगाना पड़ेगा, एसेट्स अपफ्रंट खरीदने पड़ेंगे, एंड फिर वेट करना पड़ेगा 1-1.5 साल चीजें बैलेंस आउट होने के, एंड उसके बाद रिजल्ट्स आना चालू होते हैं, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी चालू होती है। यू नो हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। तुमने एसेट खरीद लिया, तुम्हें पता नहीं है मार्केट का, हो सकता है तुमने कोविड से पहले खरीदा हो और फिर कोविड लग गया हो। सोचो कितने सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, स्टिल बिजनेसेस को ये रिस्क बेयर करना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न्स आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिटर्न्स आते हैं लॉन्ग रन में, एंड यू नेवर नो कि चीजें कैसे टर्न अप होंगी फ्यूचर में। देन इरिवर्सिबल डिसीजन है, वंस यू हैव टेकन द डिसीजन कि मेरे को करना ही है, तुम पलट नहीं सकते। तभी मैं बोलता हूं कि तुम अपने फ्यूचर्स को लेकर ना डिसीजंस बहुत सीरियसली लो, अपने मोटिवेशन से, अपने पैशन से एक लिमिट तक डिसीजन लो, उसके बाद थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर सकते हो उसके लिए? क्या हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड सांस लेते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, खेलते हुए, एंजॉय करते हुए तुम्हें सिर्फ उसी चीज का ख्याल आता है? अगर यस, तभी लेना, बिकॉज तुम्हारी करियर का डिसीजन भी सेम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। तुम वापस नहीं कर सकते, चीजें वापस नहीं आ सकते। अब मोटिवेशन देना होगा तो बोल देंगे आ सकते हो, लेकिन नहीं आ सकते। तुम्हें पहले बार में लॉजिकल डिसीजन लेना जरूरी है, तभी तुम मैच्योर कहलाओगे। सो डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट, दे मस्ट बी टेकन केयरफुली। ये केयरफुली लो। तुम भी अपनी लाइफ इन्वेस्ट करने वाले हो। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बिजनेस एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, ऑडी, BMW, अभी मैंने सुना है अउडी है और पोर्शे है, मेरे ख्याल से ये 2 कंपनीज हैं, दे विल बी एंटरिंग इनटू फॉर्मूला 1 बाय 2026 अराउंड, मेरे ख्याल से। नाउ ये ऐसा डिसीजन है जो इन्होंने सालों के रिसर्च के बाद लिया। इन्होंने ये नहीं बोला कि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, दे विल डू इट बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्होंने भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन पुट इन फॉर्मूला 1, तुम्हें नहीं पता कि कितना करोड़ों अरबों का पैसा लगता है। सो अगर पोर्शे और ऑडी ने ऐसा सोचा है कि वो करेंगे, तो वो सोचो कितना सोच समझ के किया होगा, अनाउंस किया होगा, एंड क्या वो अब उससे वापस जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ऐसा तो है नहीं कि चम्मच खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, प्लास्टिक की मिले तो ठीक है, वरना स्टील की तो उठा ही लाएंगे। नहीं मेरे मुन्ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें बहुत इन डेप्थ में अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके तुम कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो। तो जरा देख लेते हैं, आ जाओ देख लो जरा थोड़ी बहुत चीजें जो अपन को देखनी है। पहला हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट तुम शुरू कर रहे हो, जो भी बिजनेस तुम शुरू कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे, ये तो देखो कि उससे कितना कैश फ्लो होने वाला है। पढ़ते हैं ना, लाइन पढ़ते हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स in an investment proposal expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement। हिंदी अनुवाद करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने मशीन खरीदी, मशीन के रिपेयर में घंटों लग रहे हैं, पैसा भी पानी की तरह जा रहा है, ट्रेनिंग में भी पानी पैसे की तरह जा रहा है, बिकॉज उस मशीन को खरीदने के बाद ट्रेनिंग में भी पैसा देना पड़ता है, पैसा बहे जा रहा है पानी की तरह, रिटर्न में कोई इनफ्लो है ही नहीं। लाइक पीपल आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट, दैट शुड नॉट हैपन। अभी बीच में यार वो तीर्थ एक वो चली थी यार, बड़ी ट्रेंड चला था, ये जो वेफर्स वेफर्स होते हैं, हेल्दी वेफर्स चले थे, भयंकर चले। उनको चबाओ तो तुम्हारे 2 दांत तो टूटने पक्के हैं जहां से तुम चबाओगे, इतने कड़क वेफर।
और अल्टीमेटली वो चीज मार्केट में कभी ग्रो नहीं हो पाई। तो उसके लिए एसेट्स डिफरेंट लेके आई थी कंपनीज। बिंगो बिंगो जो है ना, मैड एंगल्स वाली कंपनी, वो लेके आई थी। ऐसे काफी सारी कंपनीज, नई कंपनीज भी उभर के आई जिन्होंने वो बनाया। उस तरह अपन कौन सी ड्रिंक की बात करते, रियो की कर रहे थे ना, पक्का ना, रियो की ड्रिंक की बात कर रहे थे। वो भी एक कंपनी आई मार्केट में, उन्होंने केटर करना चालू किया एंड देन अगेन मार्केट से गायब हो गई क्योंकि उनका इन्फ्लो इतना नहीं बढ़ पाया। रियो करके एक ड्रिंक है, तुम सर्च कर लेना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट देखना जरूरी है। जितना आउटफ्लो हो रहा है एटलीस्ट उतना इनफ्लो भी हो जाए, पैसा प्रोडक्ट बेच के उतना पैसा इन भी हो जाए, सो दैट जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको आप मीट आउट कर सको। दैट इज व्हाट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज। फिर आ जाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो भाई सिंपल सी बात है, आप अगर ये देख के चल रहे हो कि आपको मार्केट में पैसा लगाना है, आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, तो आप कैसे देखोगे, आपके पास एक प्रोजेक्ट ए है जो 60% तक रिटर्न्स लेके आ सकता है, एक प्रोजेक्ट बी है जो आपको 82% तक रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 82% वाला अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली वी विल चूज प्रोजेक्ट बी बिकॉज वो दिख रहा है कि 82% है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हो सकता है कि वो इंडिया में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो ही ना, हो सकता है कि वो चीज लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिट दे ही ना, हो सकता है लेबर को ट्रेन करने में ज्यादा पैसा लग जाए। लाइक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से फिक्स्ड एसेट्स के कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं। क्या ये फिक्स्ड एसेट जो प्रोजेक्ट ए है या प्रोडक्ट ए है, क्या वो रिटर्न अच्छा दे रहा है या प्रोडक्ट बी अच्छा रिटर्न दे रहा है। कंपेयर करो, सारे इवेंट्स ऑड्स को देखो, उसके बाद पैसा लगाओ। बिकॉज जिसमें भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होगा, आप वही एसेट जाके खरीदोगे क्योंकि आप चाहते हो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अपर लेयर देखना जरूरी है, तभी मैंने बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फैक्टर्स देख लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उसी को एक्सप्लेन करता है। मैंने बोला ना, यू हैव टू लुक फॉर एवरी सिंगल थिंग। इट्स नॉट अबाउट जे अच्छा है जय ले लेते हैं, नहीं 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 नहीं। चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता होता है लेकिन उसके इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो बॉटल देखा ना, बर्फ वाली, अभी तक चल रही हो तो ये तो अच्छा, ये तो दूसरी है, कल की दूसरी थी ना बर्फ वाली। हाँ, तो ये एक बर्फ वाली बॉटल है। अब मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं, हम सब इससे पानी पीते हैं, बट ये बॉटल बीपीए फ्री नहीं है। दैट मीन्स अगर इस बॉटल को मैं गर्मी में रख दूं और ये बॉटल के पानी से मैं फिर पीऊं, जब ये बॉटल गर्म हो चुकी हो, तो इसका प्लास्टिक कहीं ना कहीं पानी में घुलता है। वो जो टेस्ट चेंज तुम्हें लगता है एंड तुम्हारी बॉडी को वो नुकसान करता है। अब मैंने तुम्हें एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एक जगह पे चीजें चीप पड़ रही हैं, बट वो आपके लिए रिस्की भी हो जाती हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो जाती हैं। ऐसे ही बिजनेस के साथ भी होता है। मे बी आपको उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा होगा, आरओआई बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मे बी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ना हो। मे बी लॉन्ग रन में वो मशीन ज्यादा प्रॉब्लम करने लगे, मे बी लॉन्ग रन में आपको एजुकेटेड टेक्नीशियंस ना मिले, मे बी लॉन्ग रन में सर्विस सपोर्ट ना मिले और आपको सफर करना पड़े। So when it comes to investment criteria, you have to look for so many things. ये तो चलो फंडिंग वाली चीज हो गई कि फंड कितना इन्वॉल्व है, अगर आप लोन पे उठाते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना देना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना कैश फ्लो आ जाएगा, टेक्नोलॉजी, लेबर इनपुट। मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली इसकी बात करना चाहता हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी लग रही है, जो लेबर लग रहा है, जो इनपुट लग रहा है, क्या वो अवेलेबल है, क्या वो रेडिली अवेलेबल है, वो देखो। बिकॉज ठीक है, आइडियाज बहुत फैंसी होते हैं, चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सोचने में, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी भी उतनी देखनी जरूरी है। हम जब कार खरीदते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी एक बात जरूर करते हैं। तुम कोई भी कार खरीदो, कोई भी बाइक खरीदो, एक जमाना था फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की बाइक्स कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हारे घर के आसपास वहां पे कोई मैकेनिक नहीं था जो उसे रिपेयर कर सके। और कंपनीज को नानी याद आ गई थी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी गाड़ियों में लेके आने में, क्योंकि अगेन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। उस आई एम टॉकिंग अबाउट नियर अबाउट 2008 के आसपास कंपनीज ने इतना सफर किया है जिसकी कोई हद नहीं है। सो अल्टीमेटली आपको क्या सीखने को मिलता है, आप चीजें लेके आओ, लेकिन ये देखो कि उनकी ईज ऑफ यूज कितना है, रिपेयरेबिलिटी कितनी है, सर्विस कितनी ईजी है उन मशीन्स की, उन एसेट्स की, ताकि आप उनसे रिटर्न्स मैक्सिमम निकाल सको। एंड दैट इज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। हमेशा से ये फाइट रही है कि पैसा आना कहां से चाहिए, क्या हमें लोन ले लेना चाहिए, क्या हमें ओनर्स फंड खुद का पैसा लगाना चाहिए। ये फाइट हमेशा चलती रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरुआत में इतना एग्रेसिवली समझाया कि खुद का पैसा इन्वेस्ट करो ना यार, लाइक लगाओ मार्केट में, और जितना लोन लेके काम कर सको उतना लोन लेके काम करो। बट तुम एक चीज समझ रहे हो, मतलब यहां पे मैं तुम्हें बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा और बहुत इजीली, बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से समझा रहा हूं कि डेट अपने आप में एक लग्जरी है। लग्जरी क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। तुम्हारी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से तुम्हें लोन मिलेगा, और जितना तुम इनकम के हिसाब से लोन ले चुके होगे फ्यूचर में उतना कम ही लोन मिलेगा। क्यों तीर्थ, सही कह रहा हूं कि नहीं यार? अगर मेरी सैलरी 5 लाख है और 5 लाख के हिसाब से अगर मैं लोन ले सकता हूं, से फॉर एन एग्जांपल 2.5 लाख रुपए, अगर मैं 1 लाख का लोन ऑलरेडी ले चुका हूं तो अब मैं 1.5 लाख का ले सकता हूं, फिर मैंने 1 लाख का और ले लिया
तो मैं सिर्फ 50,000 का लोन ले सकता हूं। तो डेट बिकम्स अ लग्जरी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डेट लेने की एक सीमा होती है। बैंक ऐसा नहीं होगा, ओ सर आपकी सैलरी 5 लाख है, ले 5 करोड़ का लो, खेत खोलो, खलियान खोलो, एकदम नहीं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो डेट कम्स अ लग्जरी, डेट कम्स एज अ लग्जरी। अगर आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम है, अगर आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। और आप लोन से काम चलाना चाहते हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लोन की एक लिमिट होती है, बिकॉज लोन कम्स एज अ लग्जरी। इसकी एक लिमिटेशन है, इसका एक बैरियर है। सो बिजनेस में लगाना क्या चाहिए? तुम मुझसे पूछोगे वेदर वी शुड इन्वेस्ट आवर ओन कैपिटल और वी शुड बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। मैं कहूंगा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड खेलो, हैना मोंटेना खेलो। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज तुम्हें दोनों में फायदा है। और फिर वो पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है कि तुम कैसे रखना चाहते हो अपने बिजनेस को, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हारा बिजनेस पे तुम्हें कितना कंट्रोल चाहिए एंड वॉट एवर थिंग। बट मैं चाहूंगा कि दोनों का एक अच्छा रेशियो रखो, एक अच्छा प्रोपोर्शन रखो एंड डेट को जितना ले सकते हो सही टाइम पे, सही मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उतना लो। यूज दैट पावर ऑफ डेट दैट यू आर हैविंग। उस डेट की ताकत को इस्तेमाल करो। बट एट द सेम टाइम ये मत भूलो कि इक्विटी ओनर्स फंड भी लगाना तुम्हें जरूरी है टू ओन दैट कंट्रोल इन योर बिजनेस। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो तुम्हारा हिस्सा बिजनेस के अंदर डिपेंड करता है कि तुमने कितना पैसा लगाया हुआ है, बिकॉज यू विल बी नॉट द ओनली वन जो बिजनेस में पैसा लगाएगा। अगर मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं जिसमें आम जनता भी शेयर्स में पैसा लगा सकती है, अगर वो लगाने लगे और तुमने कम पैसा लगा के रखा है तो तुम्हारी हिस्सेदारी कम होगी। सो टू कीप अप दैट शेयर ऑफ योर्स इन द बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वो तुम्हें इन्वेस्ट करना है, उसके साथ साथ देन यू हैव टू लुक अपॉन के बोरिंग्स कितनी तुम ले सकते हो एंड दैट इज व्हाट फाइनेंसिंग डिसीजन इज। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज अ कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। किस रास्ते से कितना पैसा उठाओगे, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। नाउ दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस उठाने के, पहला होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब है या तो पैसा यूज करो आप अपनी कैपिटल लगा के, या जो उस कैपिटल से आपने प्रॉफिट कमाया है जिसको बचा के रखा है, रिटेन्ड बचा के अर्निंग रखना, अपनी अर्निंग्स को बचा के रखना, वो वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करो या फिर बिजनेस में घर से लाके पैसा लगाओ, कैपिटल लगाओ। दूसरा आता है आपका बोरोड फंड। बोरोड फंड होता है डिबेंचर, लोन, बॉन्ड एटसेट्रा, जो भी आप मार्केट से उठा लेते हो इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो आपका बोरोड फंड हो जाता है। नाउ ऑब्वियसली चाहे तुम्हारा खुद का फंड हो, चाहे तुमने बोरो करके रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के पीछे क्या कि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हें याद रखना जरूरी है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, जो पैसा तुम मार्केट से उठा रहे हो, पहला आ जाता है कॉस्ट। अगर कॉस्ट ऑफ रेजिंग बताऊं मैं तुम्हें, शेयर मार्केट के थ्रू पैसा उठाना जिसमें तुम इक्विटी में डील कर रहे हो, ओनर्स फंड की बात कर रहे हो, तुम पब्लिक को, आम जनता को ओनर बनाना चाहते हो। यू वांट दैट नॉर्मल पब्लिक टू बी द ओनर ऑफ द बिजनेस। वहां पे तुम अपनी हिस्सेदारी शेयर कर लोगे। शेयर्स तुमने चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसमें सब लोग ओनरशिप शेयर करेंगे और तुम्हें उसका पैसा मिलेगा एज अ बिजनेस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बट उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, मार्केट में शेयर्स लिस्ट करने पड़ते हैं, उसका अच्छा खासा प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, उसका अच्छा खासा प्रोसेस है। मतलब पैसा करोड़ों में खर्च होता है अगर आपको मार्केट से ओनर्स फंड उठाना है, इक्विटी के थ्रू पैसा उठाना है, शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू पैसा उठाना है। तीनों एक ही चीज है, मैंने अलग अलग नाम से तुम्हें बता दिया। अगर उससे पैसा उठाना है तो तुम्हें अच्छी खासी कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ेगी। सो वो तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजन में देखना पड़ेगा कि अगर तुम इक्विटी के थ्रू उठाते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट तुम्हें भी मजा आ जाए देखने में। भाई इक्विटी में अगर तुम देखो तो कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई होती है और डेट में कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होती है। नाउ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। क्लियर है? उसके बाद रिस्क पे आ जाते हैं। अब देखो यार, मैंने यहां पे बताया ना, यहां से मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूं। आपकी इक्विटी की कॉस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है और आपकी बोरोड फंड की जो होती है, यानी डेट की जो होती है कॉस्टिंग, वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि बैंक से लोन लेके आना इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। इवन मार्केट से लोन उठाना इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। बहुत आसानी से, बहुत कम चीपर कॉस्ट में कंपैरेटिवली, इक्विटी के कंपैरिजन में तो डेट बहुत चीपर होता है उठाने के पर्पज से। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड देना है तुम्हें, उसमें जो डेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी फिक्स्ड रहता है, तो कंपैरेटिवली बहुत चीपर पड़ जाता है। इक्विटी में क्या दिक्कत है, ज्यादा पैसा कमाओगे तो शेयर होल्डर से ज्यादा प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत लंबी कहानी है, तो वो हटा देते हैं। डेट इज कंपैरेटिवली चीपर, इक्विटी इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। अब रिस्क की बात करें तो भाई आपको डेट हमेशा रिस्की पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपने बोरो किया है तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि आपको लोगों का पैसा रिटर्न करना है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा है ही नहीं। इक्विटी में
अगर कंपनी डूब भी जाती है तो भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेट में पैसा वापस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ लोन यू हैव टेकन, दैट इज द मनी दैट यू हैव बोरोड, और उधारी का पैसा तो वापस करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ डेट में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको लोगों को रेगुलर बेसिस पे चाहे प्रॉफिट हो तो भी इंटरेस्ट पे करना है, चाहे लॉस हो तो भी इंटरेस्ट पे करना है। मतलब डेट पे आपकी एक रेगुलर ऑब्लिगेशन बनी हुई है। इक्विटी के साथ ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हो तो बांट दो, नहीं हो तो भी मत बांटो, चलेगा। प्रॉफिट होता है तो बांट दो, प्रॉफिट होता है तो नहीं भी बांटोगे चलेगा। तुम समझ रहे हो? लॉस हो रहा है तो बांटने की वैसे भी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तुम नहीं बांटना चाहते, शेयर होल्डर्स को बोल दो हम तो ग्रोथ में पैसा लगाएंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इक्विटी में तुम पैसा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देते हो नहीं देते हो वो टोटली डिफरेंट चीज है। अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन डेट में तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो अगेन एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो गई, फिर आपको रिटर्न भी करना है पैसा, तो डेट कंपैरेटिवली रिस्कियर हो जाता है, बिकॉज इवन एट द टाइम ऑफ लॉसेस यू हैव टू पे आउट द इंटरेस्ट, यू हैव टू पे आउट द बोरोड मनी, दैट मेक्स इट रिस्कियर। इक्विटी के साथ ऐसा नहीं है, इक्विटी पे कंपैरेटिवली जो रिस्क है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे आउट द मनी, आपको कभी पैसा वापस नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग करनी है अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो आप तभी करोगे जब आपको लगेगा एज अ कंपनी। अगर आपको नहीं लगता आप नहीं दोगे। तो डिविडेंड देना कंप्लीटली कंपनी की एक चॉइस है, इट्स नॉट समथिंग दैट इज मैंडेटरी। फिर आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर किसी बिजनेस का कैश फ्लो काफी इंप्रूव्ड है, काफी अच्छा है, रेगुलरिटी में कैश इनफ्लो हो रहा है, अच्छे से कैश मेंटेनेंस है, लिक्विडिटी अच्छी खासी है, अगर स्मूथ एंड स्टेडी है, कोई बात नहीं, बोरोड फंड लो, बधाई हो। क्यों? आप उसमें जो रेगुलर कैश फ्लो है उसके थ्रू आप रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस निपटा सकते हो, जो लोन है उसकी ईएमआईज दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हो, मतलब आपके पास कैश फ्लो अच्छा खासा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे सकते हो, इंटरेस्ट भी उसमें दे सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, आपका कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है, उस केस में बेटा आप इक्विटी उठाओ मार्केट से। देयर इज अ रीजन, बिकॉज आपको उस टाइम पे कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बेयर नहीं करनी पड़ेगी अगर आपका कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है तो भी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो कि कहता है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। कुछ लोग ना अपने बिजनेस को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, दे आर लाइक कि मैं अपने बिजनेस की हिस्सेदारी किसी और को नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में जिनको कंट्रोल रखना है बिजनेस पे कि मेरा बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस, तुम समझ रहे हो, यहां से वहां एक कदम भी मत बढ़ा देना, मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी चालू हो जाती है। ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनको कंट्रोल अपने पास रखना है, दे कैन नॉट शेयर द कंट्रोल, बोरोड फंड उठा लो। क्योंकि बोरोड फंड में क्या होता है, तुम्हारे ऊपर उधारी चढ़ती है, लेकिन जो बिजनेस का शेयर है वो तुम्हारे पास ही रहता है, तुम्हें कभी भी अपना शेयर नहीं करना पड़ेगा, हिस्सेदारी शेयर नहीं करनी पड़ेगी, ओनरशिप शेयर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा कोई केयर नहीं है, तुम चाहते हो बिजनेस बढ़े, भैया बिजनेस बढ़ेगा तो मैं करोड़पति होऊंगा, मतलब आज जो मेरा 50% का शेयर है, एक टाइम पे भले ही मेरा शेयर 25% का रह जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी वैल्यूएशन ज्यादा होगी क्योंकि लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और मेरी कंपनी ग्रो हो रही है। मेरे को कंट्रोल से इतना ज्यादा लेना नहीं है, मेरे को तो बस पैसा कमाना है अपने बिजनेस से, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स पे जाना है। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, शेयर मार्केट में शेयर इशू कर दोगे, और जो एक टाइम पे हिस्सा आप होल्ड करते थे वो आम जनता से बोलोगे कि आओ आप मेरे साथ थोड़े थोड़े हिस्से होल्ड करो। हाँ, आप 25-30-40% में 25-30 होल्ड करोगे, 40 तो नहीं, 25-30% होल्ड करोगे, बाकी लोग कोई 0.0001, कोई 0.002 ऐसे होल्ड करेगा। अब तुम सोचोगे कि मैंने इतना छोटा छोटा क्यों लिख के रखा हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली उसके मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें, उसके आसपास तुम्हें जो कहानी बना के लिखनी है तुम लिख दो। लेकिन ये जो हैंडमेड नोट्स हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे फुल मार्क्स स्कोर कराना, वरना मैं टाइप करके दे देता, क्या ही दिक्कत हो रही थी, क्यों इतनी मेहनत करें आज के टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जमाने में। तो अगर की है तो कृपया करके तुम बस एक काम करना, जब इसको डाउनलोड कर लो एक बार खुद से भी नोट्स बना लेना हैंडमेड। अगर भाई तुम्हारा मेहनत कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो। शुरू करें फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ। फ्लोटेशन कॉस्ट मैं तुम्हें पहले एक हिंट देके आ चुका हूं। फ्लोटेशन कॉस्ट कहती है किसी भी सिक्योरिटीज को मतलब रेज करने में मार्केट में, चाहे तुम मार्केट से लोन लेने जाओ, डेट लेने जाओ, या शेयर्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठाने जाओ, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। हर कोई चीज फ्री में नहीं मिल जाती है। अगर तुम अपने घर से किराने तक जाते हो, जो कि यहां से तुम्हारे घर से मे भी हो सकता है 3-4 किलोमीटर दूर हो, जहां से तुम्हें बल्क में किराना लेके आना है, वहां पे भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और वो होती है तुम्हारी गाड़ी की कॉस्ट, जिसमें पेट्रोल डलता है, सर्विसिंग चार्जेस भी लगते ही हैं ऑब्वियसली गाड़ी के मेंटेनेंस में। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लस तुम्हारे खुद के एफर्ट्स तो है ही हैं। ऐसे ही कोई भी मार्केट में अगर जाके तुम शेयर्स उठा रहे हो, शेयर्स के थ्रू पैसा उठा रहे हो, डेट यानी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठा रहे हो, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब मार्केट से जब पैसा उठा के लेके आओ तो बीच में जो कर्म क्रिया होती है उसका कॉस्ट लगना। तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है मैं तुम्हें बता चुका हूं शेयर्स में ज्यादा लगती है। सो कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज व्हिच इन्वॉल्व्स लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट।
आप सारी रिसर्च करते हो, सब देखते हो, मैंने बताया शेयर्स एक्सपेंसिव होते हैं, शेयर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होती है, डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। जनरली तुम लिखा हुआ यही देखोगे कि जिसकी लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको उठा लो। नहीं, ये अकेला फैक्टर प्ले नहीं कर रहा है यहां पे। तो यस, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली यही है कि जिसकी लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको उठा के लाओ। लेकिन इसके साथ साथ बिकॉज यू हैव टू कंसिडर सो मेनी फैक्टर्स, तो कई बार इसको हम अवॉइड भी कर देते हैं कि शेयर्स भले ही एक्सपेंसिव हो रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट हाई जा रही है, बट बिकॉज वी हैव अदर बेनिफिट्स हम उसके थ्रू जाएंगे। लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन 100% राइट है। तुम लिख सकते हो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे कि जिसकी लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट है जनरली हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे, अगर हम बाकी पॉइंट्स ना देखें तो। लेकिन अगर बाकी पॉइंट्स देखना चालू करते हैं, जैसे ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो यहां पे तुम चाह के भी लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट वाली चीज यानी डेट डिबेंचर्स नहीं उठा पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। व्हाट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट? रोजमर्रा का काम करने के लिए बिजनेस के अंदर, रोजमर्रा का प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस के अंदर लगने वाली लागत, लगने वाली कॉस्ट तुम्हारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि रोज इतना पैसा तो बेयर मिनिमम लगना है अगर तुम्हें बिजनेस को अप एंड रनिंग रखना है, बिजनेस को चलाना है। अगर वो कॉस्ट तुम्हारी काफी हाई है तो तुम्हें ओनर्स फंड से ही पैसा लगाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल के थ्रू ही पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर अगर तुमने बोरोड फंड और उठा लिया और उस पे लग गया तुम्हारा इंटरेस्ट की एक कॉस्ट बढ़ गई तुम्हारी, उसके साथ साथ तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट को भी तो वापस करना पड़ेगा। अगर वो भी तुम्हारा उसके ऊपर लग गया तो सोचो तुम्हारी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे टाइम पे ओनर्स फंड जरूरी हो जाता है, भले ही उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों ना हाई हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट पे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या कहता है? भैया मार्केट पे भी तो डिपेंड करता है कि लोग तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुमने मांगा पैसा और हाथों में पैसा मिल गया, अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कहता है जब बूम पीरियड होता है, जब लोग ट्रस्ट करते हैं, लाइक कोविड के बाद जो सिनेरियो आया था, आए है हर इन्वेस्टर को बिजनेसेस में पैसा लगाना था, क्योंकि वो जानते थे कि बिजनेस अब यहां से बूम होगा, बिजनेस यहां से ग्रो होगा, बिजनेस बहुत आगे जाएगा। तो ऐसा टाइम पीरियड जब होता है तो आराम से शेयर्स के थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर रिसेशन पीरियड है, डिप्रेशन पीरियड है, तो वहां पे आपको डेट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा उठाना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा उठाने भी जाओगे, नो इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस, बिकॉज रिसेशन चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, ग्रो नहीं हो पा रहे, तो इन्वेस्टर क्यों ही पैसा लगाएगा। तो ऐसे टाइम पे डेट उठा लो, बिकॉज नो वन इज विलिंग टू बाय योर शेयर्स इन द मार्केट। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को या तो बिजनेस अपने पास रख ले और फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रखे, जहां पे शेयर होल्डर बहुत खुश होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को देखना है उसकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। मतलब जो पैसा उसने लगाया है वो डबल ट्रिपल होना चाहिए। वो एक बार प्रॉफिट छोड़ देगा, लिटरली छोड़ देगा। अगर इवन मैंने भी किसी कंपनी में लगाया हुआ है पैसा, मेरे को कोई लेना देना नहीं कि मेरे पास उसका डिविडेंड आता है कि नहीं, प्रॉफिट आता है कि नहीं, बट मुझे ये चाहिए कि अगर मैंने 100 रुपए का शेयर लिया है तो वो अगले साल या 5 साल में 200 रुपए का हो जाना चाहिए। और गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं LIC का IPO खरीदता हूं तो मेरा विजन क्या है कि LIC का IPO जब मैं लूं, जिस प्राइस पे लूं, वो प्राइस आने वाले 3, 4, 5 साल में डबल हो जाए। ये मेरा विजन है। सो मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़नी चाहिए, ना कि इनकम। आई नेवर टॉक्ड अबाउट द इनकम। आई ऑलवेज सेड अबाउट द वेल्थ। तो हाँ, एक पॉइंट क्लियर है कि कोई भी इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। तो फिर ये बिजनेस का डिसीजन हो जाता है कि बिजनेस को आखिर डिविडेंड देना चाहिए या नहीं। नाउ डिविडेंड इज जस्ट अ फैंसी टर्म, जैसे पानी का H2O होता है, ऐसे ही प्रॉफिट का, जब वो पैसा प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स के पास जाता है तो वो प्रॉफिट का टर्म चेंज होकर डिविडेंड हो जाता है। मतलब है प्रॉफिट ही, लेकिन जब शेयर होल्डर्स में बटेगा, लोग जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उनके बीच बटेगा, ओनर्स के बीच बटेगा, तो वो डिविडेंड कहलाने लगता है। तो फिर बिजनेस को सोचना पड़ता है कि जब लोगों के लिए इतना जरूरी ही नहीं है वो प्रॉफिट, जब वो लोग ही उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं उस प्रॉफिट को, तो क्या हमें डिविडेंड देना भी चाहिए? क्या हमें शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर भी करना चाहिए? दैट इज अ डिसीजन दैट बिजनेस हैज टू टेक। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम शेयर ही नहीं कर रहे हो प्रॉफिट, सम और द अदर वे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी कभार तो तुम्हें प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। एंड यहां पे कंपनीज को ये फैक्टर इन करना पड़ता है कि कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें, कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दें। एंड दैट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस पार्टीज, जो वेरियस इन्वेस्टर्स हैं उनमें कब कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। दैट इज व्हाट डिविडेंड डिसीजन इज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, एंड क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने का एडवांटेज ये है कि यू नो एवरीथिंग अबाउट मनी।
छोटी से छोटी चीज लेके रद्दी को बेचने की खुशी से लेकर न्यू मार्केट से नए कपड़े दिवाली पे लेके आने की हर एक खुशी तुमने इमेजिन की होगी कैसी होती है। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो मुझे मालूम है कि पैसा ज़्यादा कब खर्च होता है घर के अंदर भी। कब होता है? जब कोई खुशी का माहौल हो, जब कोई एक्साइटमेंट हो, जब दिवाली होली हो, ऐसा कोई ओकेजन हो, बर्थडे पार्टीज हो, तब घर वाले अंधा पैसा खर्च करते हैं। लाइक घर में चिप्स के पैकेट आते हैं जो मोहल्ले के दूसरे बच्चों को खिलाए जाते हैं। तुम समझ रहे हो? मतलब तुम जिंदगी भर चिप्स मांगते रहो, घर वाले नहीं लाके देते। तुम मांग के देखो, तुमने कभी अगर 5 साल की उम्र में मांगा हो लेस का 20 रुपए का पैकेट लाके दो, घर वाले वहीं जूतों से मारा हो तुम्हें, तुम्हारे घर वाले लाके देते तुम्हें चिप्स के पैकेट? नहीं ना। और सोचो बर्थडे पे कैसे चिप्स आते हैं, लगा बच्चों को दे रहे हैं, समोसा केक, केक में चिप्स लगा लगा के खा रहे हैं। मेरा एक बच्चा था, फैंटेसी थी भाई उसकी, वो केक की क्रीम चिप्स में लगा के खाता था। मैंने कहा भाई कैसा जल्लाद इंसान है तू, कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक में डाल के हैं, निकल जाओ तुम घर से। कोई और अच्छा ठीक है। तो मैंने वो सब देखा है ना, वो इमेजिन किया है। तो मैं तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बता सकता हूं कि जब चीजें सब बहुत हैपनिंग होंगी, हैप्पी हो रही होंगी, पॉजिटिव वाइब होगी, सब पॉजिटिव जा रहा होगा बिजनेस के लिए, तब खूब डिविडेंड बांटा जाएगा। देखो जरा, अर्निंग जब ज्यादा अर्निंग होगी तब खूब डिविडेंड बांटेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जब अच्छी स्टेबिलिटी होगी, जब रोजमर्रा में बढ़िया भयंकर दबा के प्रॉफिट कमा रहे होगे, तब खूब डिविडेंड बांटा जाएगा। जब कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, दबा के इनफ्लो आ रहा है कैश का, तब खूब डिविडेंड बांटा जाएगा। मतलब इनफ्लो ऑफ कैश ज्यादा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली है ना, मतलब डिविडेंड के लिए, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, तो अगर आपके पास सरप्लस कैश फ्लो है तो आप डिविडेंड दबा के बांटोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां तुम देख लोगे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के पास, मैं हाईलाइट करके बताऊंगा इसे, तो जहां तुम ये देख लोगे कि बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे आप डिविडेंड नहीं दोगे, रिटेन कर लोगे पैसा अपने पास, क्योंकि आप वो फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लगाओगे। लेकिन तुम्हें पता है कि अभी अभी कोविड से गुजरे हैं, अभी ज्यादा इतना कुछ डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, थोड़े से वीक चल रहे हैं, इससे अच्छा है कि क्या कर लो, अभी ग्रोथ प्लान तो कुछ है नहीं, तो अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अभी शेयर होल्डर्स को खुश कर दो, ताकि ये लोग हमारे बिजनेस के साथ रुके रहें। बिकॉज अभी एकदम से तो हम ग्रोथ प्लान सोच नहीं सकते। तो ऐसे केस में व्हेन यू हैव नो ग्रोथ प्लान, डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, बट इफ यू हैव अ ग्रोथ प्लान, रिटेन द प्रॉफिट्स विद द बिजनेस एंड उसको इन्वेस्ट करो ग्रो होने में। जितने भी बिजनेस होते हैं जो अपने बिजनेस की गुडविल बनाना चाहते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स के बीच, वो क्या करते हैं, डिविडेंड को स्टेबिलिटी के साथ देते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे देते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रखते हैं, ताकि वो स्टेबल डिविडेंड जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन बना के रख सके मार्केट में अमंग द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमेशा खुश रहें कि ये ग्रोथ भी ध्यान देते हैं, साथ साथ में टाइम टू टाइम डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। फिर आता है लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स अगर हैं आपके साथ, अगर आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं या मिडिल क्लास हैं, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि वो लोगों को रेगुलर बेसिस पे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर यूथ आपके साथ है, वेल्दी लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगा के रखा है, तो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करो एंड मैक्सिमाइज करो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी। देखो यार, अगर सरकार टैक्स पे बहुत भयंकर मार लगा रही है, अगर सरकार दबा के टैक्स मांग रही है, तो भैया हायर टैक्सेस पे क्या करो, डिविडेंड जो है वो कम दो। पता है क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इनडायरेक्टली कंपनी को बेयर करना पड़ता है वो जो टैक्सेशन लगता है सरकार की तरफ से। तो ऐसे टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं, लोन वोन लेके इंटरेस्ट चुकाती है, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस होने के बाद टैक्स लगता है तो टैक्स कम चुकाना पड़ता है। खैर वो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, बस इतना याद रखो कि कंपनी कभी नहीं चाहेगी अपने ऊपर सारा बेयर करना, सारे खर्चे बेयर करना, एंड इसीलिए कंपनी क्या सोचेगी कि अगर टैक्स रेट बहुत हाई चल रहा है मार्केट में तो डिविडेंड कम दो, क्योंकि टैक्स कंपनी को ही भरना है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो तुम्हारे बीच बचता है। और अगर लोअर टैक्स चल रहा है तो फिर कंपनी हायर डिविडेंड देगी, दबा के डिविडेंड देगी, टैक्स रेट कम है ना, चलो सारे शेयर होल्डर्स को खुश कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। दो तरह से कंडीशंस मार्केट की हो सकती है। एक, एज अ बिजनेस आप उस कैपिटल मार्केट को बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हो, एज एंड व्हेनेवर यू वांट द कैपिटल यू कैन गो टू द मार्केट एंड आप वहां से कैपिटल रेज कर सकते हो। अगर ऐसी मार्केट कंडीशंस आपके नेशन में है, आपकी कंट्री में है, भारत के अंदर है, तो ऐसे टाइम पे खूब डिविडेंड बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसा बचा के रखने की जरूरत नहीं है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू नो कि तुम्हें जैसे ही कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी यू कैन गो टू द मार्केट एंड यू कैन रेज मोर कैपिटल। दैट इज व्हाट written over here, easy access to capital market और enough demand for securities। मतलब मार्केट में डिमांड है, मार्केट में लोग पैसा लगाना चाहते हैं, एंड जब भी आप मार्केट में पैसा मांगने जाओगे लोग पैसा लगाएंगे, आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा। ऐसे के टाइम पे यू डोंट हैव टू
रिटेन योर अर्निंग्स, बचा के रखने की जरूरत नहीं है, आप डिविडेंड बांट सकते हो ऐसे टाइम पे, मतलब ये डिसीजन लिया जा सकता है, कंप्लीटली अप टू यू एज अ बिजनेस। एंड वहीं पे अगर डिफिकल्ट है कंपनी के लिए टू अप्रोच एंड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, मे बी अभी फाइनेंशियल कंडीशंस कंट्री की अच्छी नहीं चल रही है, मे बी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही है, और ऐसे में कैपिटल मार्केट को अप्रोच करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर कंपनीज मार्केट में मांगने जा भी रही है पैसा, तो मार्केट नहीं मिल रहा है मार्केट से पैसा। फॉर एग्जांपल पेटीएम की हालत तुमने देखी होगी। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन कंपनी को क्या करना चाहिए, व्हेन कंपनी नोज कि अगर वो मार्केट में जाके इन्वेस्टर्स से पैसा मांगेगी और इन्वेस्टर्स पैसा नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन में लोअर रेट ऑफ डिविडेंड कर दो, और लोअर रेट ऑफ डिविडेंड करने के बाद वो पैसा अपने पास बचा के रखो, एंड जो भी पैसा आप बचा के रखोगे यानी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी आपके पास पैसा बचेगा उसको री इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करो, so that आपके पास फंडिंग की कमी ना हो। Let me explain this legal restrictions in my own terms कि कैसे लीगल रिस्ट्रिक्शंस काम करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने भी काफी कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं रिलेटेड टू हाउ डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ये तो एक पहला लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, कंपनी की कुछ इंटरनल पॉलिसीज भी होती हैं रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपनी को यह भी देखना होता है क्या डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉपर कैश फ्लो बिजनेस के अंदर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आपने डिविडेंड दे दिया एंड उसके बाद कंपनी के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश एकदम से सक्ड हो गया, मतलब एकदम से खत्म हो गया, और अब बिजनेस के पास रेगुलरिटी लिक्विडिटी बनी ही नहीं है, बची ही नहीं हुई है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और उसी के लिए कंपनी ने कुछ इंटरनल वर्किंग्स करके रखी होती हैं, कुछ पॉलिसीज फ्रेम करके रखी होती हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर भी कर रही है तो उसकी कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अफेक्ट उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इन सबको देखते हुए डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। मतलब सीधी बात यह है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिसीजन ले रही है तो कंपनी को यह भी चेक करना पड़ेगा कि आफ्टर पेइंग आउट द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स कहीं उनकी डे टू डे वर्किंग में पैसे की कमी ना पड़ जाए, लिक्विडिटी की कमी ना पड़ जाए। एंड दैट इज द रीजन देयर आर सर्टेन क्लॉजेस लीगली एज वेल टू somehow protect the interest of the business। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। अब देखो यार, तुमने मार्केट से फंड बोरो किया हुआ है, यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म कहीं से पैसा उठाती है तो जो फाइनेंशियर है जो उसका, जिसने भी उसको बोरो करने के लिए पैसा दिया है, जिसने भी लोन दिया है, वो कुछ कंडीशंस पुट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट डाल सकता है, क्योंकि उसको उसका भी बेनिफिट देखना है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये डिविडेंड में बांटे दे रहे हैं पैसा, मेरा लोन कैसे वापस करेंगे, उस पर दिया जाने वाला मेरा इंटरेस्ट कैसे मुझे मिलेगा। ये अपने आप को बिना बात के रिस्क में डाल रहे हैं ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हो सकता है जहां से आपने लॉन्ग टर्म लोन वगैरह उठाया हो वहां का फाइनेंशियर कुछ कंडीशंस डाल दे, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स डाल दे, यानी कुछ बाउंडेशंस आप पे डाल दे कि आप इतने स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा डिविडेंड या इतने परसेंटेज से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है, यानी मेरा खुद का इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे यार हिंदी में, मेरा खुद का बेनिफिट बोलेंगे, काइंड ऑफ जो भी है, वॉट एवर माई बेनिफिट इज दैट शुड नॉट बी हार्म्ड। मेरा इंटरेस्ट, मेरा बेनिफिट हार्म नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रीवियस पॉइंट में मैंने इंटरेस्ट बोला था वो भी बेनिफिट वाली बात थी कि जो फाइनेंशियर है वो नहीं चाहेगा कि उसका जो बेनिफिट है वो कहीं चला जाए। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी लोन देगा तुम्हें तो ये डिविडेंड को लेके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, कुछ रुकावटें, कुछ ठहराव डाल सकता है। फिर आ जाते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। भैया स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस भी देखे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? अगर आप डिविडेंड बोल देते हो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, उससे हो सकता है आपकी मार्केट प्राइस सिक्योरिटीज की बढ़ जाए, वो भी आप देख के चलोगे।